ठीक है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हमारा दूसरा डे है और इसमें हम जो होमवर्क हमने दिया था 2 क्वेश्चन का उसकी भी हमको यहाँ पे करनी है बात और आगे जो फॉर्मूला है उस पे भी करनी है बात। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो क्वेश्चंस दिए थे उस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो उसमें मैंने एक जो क्वेश्चन दिया था, आई थिंक वो था मेरा के, एक मिनट। हाँ, एक था कि क्वेश्चन के इफ अ मॉलिक्यूल वर्क टू कंटेन 1 into 10⁻24 पार्टिकल, व्हाट वुड बी द मास ऑफ नंबर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा सिंगल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, एक तो हमारे पास क्वेश्चन ये था, तो इसकी हम बात कर लेते हैं कि इसमें हमसे क्या पूछा गया है। देखो ये वाला क्वेश्चन है। हाँ, ये था कि क्वेश्चन ये था, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम present in 5.6 liter of a number 1 monoatomic, number 2 diatomic gas। ठीक है, ये चीज मोनोएटॉमिक गैस और डाई एटॉमिक गैस, इनका क्या निकालना है हमको, नंबर ऑफ एटम निकालने हैं। तो नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए मैंने क्या क्या कहा था कि कोई भी चीज दी हुई हो, कोई सा भी डाटा आपको दिया हो, आपको सीधा जो है इसको मोल में कन्वर्ट करना है। तो देखो हम करने वाले हैं कि सॉल्यूशन में क्या आएगा कि हमारे पास जो है वो यहाँ पे दिया 5.6 लीटर, तो वॉल्यूम दिया हुआ है हमको 5.6 लीटर और एस ऑफ यहाँ पे, तो हमारे पास एक मोल का फॉर्मूला होता है, मोल इज इक्वल्स टू होता है वी लीटर अपॉन 22.4 लीटर। तो यहाँ पे 5.6 अपॉन 22.4, और जब इसको कैलकुलेट हम करते हैं तो ये हमारा आ जाता है बन के 1/4 मोल, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये मोल है, मोल को हमको पहले नंबर में चेंज करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो दूसरा फॉर्मूला है, मोल इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ एटम, सॉरी नंबर ऑफ एटम अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो यहां पे हमको नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए मोल, हमारे पास मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर जब हम करेंगे तो 1/4 इंटू 22 पॉइंट, सॉरी एवोगैड्रो आएगा नंबर ना, तो 6.022 इंटू 10⁻23 ये रहेगा। ठीक है, ये हमारे पास नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे। अब इसमें हमको जोड़ना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मोनो एटॉमिक गैस है, ओके, जो भी होगा इसको हम, तो नंबर 1 है कि मोनो एटॉमिक गैस के लिए क्या होंगे, मोनो एटॉमिक गैस के लिए, तो वो हो जाएगा 1/4। मोनो एटॉमिक है तो इसमें एक होगा एटम, तो 1 इंटू 6.022 इंटू 10, सॉरी 1/4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम, ये रहेंगे हमारे पास एटम में। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या होगा, एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम होंगे, क्योंकि यहाँ पे मोनो एटॉमिक है, तो मोनो एटॉमिक का मतलब उसके अंदर एक ही एटम होगा, जैसे हीलियम, नियोन, क्रिप्टन, जेनॉन। और यहाँ पे डायटोमिक है, तो डायटोमिक का मतलब उसके अंदर एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होंगे, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, इस तरह से। तो डाई एटॉमिक के लिए क्या हो जाएगा, डाई एटॉमिक गैस, तो डायटोमिक गैस में हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 1/4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ये रहेंगे हमारे। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 2, तो हमारे पास आ जाएगा 2 3 6 और 0 1 1, तो 3.011 इंटू 10⁻23, और इसको कैलकुलेट कर लेना, जो आंसर आएगा हमारा आ जाएगा। ठीक है ना, ये चीज रहेगा।
ओके एक मैंने वो दिया था क्वेश्चन के कैलकुलेट द नंबर ऑफ सल्फेट आयन इन 100 ml ऑफ 0.01 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। तो हमें क्या करना है कि इसके अंदर जो 0.01 जो मोलर H2SO4 है उसके अंदर नंबर ऑफ सल्फेट आयन हमको निकालने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 था जो होमवर्क दिया था, आप इसको आंसर चेक कर लेना। इसमें देखो कैलकुलेशन कर लेना आप लोग या फिर मैं कर रहा हूँ, चलो ठीक है मैं दे रहा हूँ करके। तो 6.022 और यहाँ 4, तो ये आ जाएगा 1.505 इंटू 10⁻23। तो यहाँ भी जो आंसर आएगा 1.505 इंटू 10⁻23 ये रहेगा इस तरह से। ये तो हमारा हो जाएगा। ठीक है, आंसर आप लोग चेक कर लेना। अब दूसरे की हम कर रहे हैं बात यहाँ पे। तो दूसरे में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने दिया था वो कह रहा था कैलकुलेट द नंबर ऑफ सल्फेट आयन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ सल्फेट आयन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सल्फेट आयन इन 100 ml ऑफ 0.01 मोलर H2SO4 ये रहेगा। ठीक है, 0.01 मोलर 0.001 0.001 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन, ये चीज। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, यहाँ पे भी हमको नंबर ऑफ सल्फेट आयन निकालना है, क्योंकि हमारे पास H2SO4 होता है। तो H2SO4 में क्या होता है, 2H प्लस होते हैं और प्लस SO4 2 माइनस हमारे पास ये होते हैं। तो हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है 100 ml। जब 100 ml में दिया हुआ है इसको लीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0.1 लीटर। ठीक है, और यहाँ पे कंसंट्रेशन दी हुई है हमको, वो दी हुई है 0.001। ठीक है, तो अब आपके पास मोल इसके पहले निकालने पड़ेंगे। तो मोल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है N इज होता है M इंटू बी, है ना, मैंने लिखवाया था, ये मोल होता है हमारे पास। तो मोल इज होता है M इंटू बी। M क्या होता है, यहाँ पे M होता है मोलैरिटी, तो वो है हमारे पास यहाँ पे 0.001 इंटू वॉल्यूम हमारे पास 0.1, तो ये आ जाएगा 0.0001। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा मोल, और चाहो तो इसको ऐसे भी लिख लो 10⁻⁴ मोल, ये रहेगा इस तरह से। ओके, ये मोल में आ गया हमको। अब इस मोल को हमको नंबर में चेंज करना है। तो नंबर ऑफ सल्फेट आयन हम कहेंगे नंबर, मोल इज इक्वल्स टू, मतलब फॉर्मूला वही है कि मोल इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, नंबर ऑफ सल्फेट आयन अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ सल्फेट आयन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा कि नंबर ऑफ सल्फेट आयन इज इक्वल्स टू क्या होगा, मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो मोल हमारा है 10⁻⁴ और एवोगैड्रो नंबर आपको पता है ये 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻19। ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा इस तरह से। तो कुछ भी था उसको आपको क्या था कि मोल, कोई भी जो डाटा आपको दिया हुआ था उसको एटम में, सॉरी मोल में करना था चेंज, और मोल से फिर उसको क्या था, एटम में या मास में या वॉल्यूम में चेंज करना होता था। ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे बहुत ही इजी थे। अब हम लेंगे एनसीईआरटी की जो बैक एक्सरसाइज होती है उसकी। तो जो आपका
नंबर 1 चैप्टर है उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मोल की, तो उसमें जो बैक एक्सरसाइज है उसकी हमको यहाँ पे करनी है बात। लेकिन उससे पहले क्या करना है, उससे पहले यह है कि एक दो फॉर्मूले हमको और लिखने हैं। ठीक है, एक दो फॉर्मूले और लिखेंगे तो हमारा जो है फिर हम कर पाएंगे। तो नंबर 1 जो फॉर्मूला हमको लिखना है यहाँ पे वो हमको लिखना है वेट, या इसको बोलते हैं मास बाय मास, मास बाय मास परसेंट। ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन के ही है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका यहाँ पे मतलब है वेट अपॉन वेट परसेंट इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन व्हाट, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ऐसे हमारे पास दूसरा वाला जो फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, तो ये होता है W अपॉन V परसेंट इज इक्वल्स टू, ये होता है कि मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। एक तीसरा फॉर्मूला भी चलो हम लिख लेते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो इसमें क्या आता है वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, सॉरी वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्यूशन, यहाँ पे सोल्यूट अपॉन सॉल्यूशन इनटू 100 ये रहेगा। एक चौथा फॉर्मूला हमारे पास है पीपीएम, पार्ट पर मिलियन। ठीक है, पार्ट पर मिलियन, ये क्या होता है, ये होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶, ये हो जाएगा। ठीक है, ये होता है, इसको आप बस काफी, चलिए स्टार्ट करते हैं, उतार लो देख लो इसको, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें आपको एक तो है क्वेश्चन नंबर 1.1 जिसमें लिखा कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, इसके आपको मॉलिक्यूलर मास निकालने हैं। तो बहुत आसान है कि इसमें एक H2O दिया हुआ है, एक CO2 दिया हुआ है और आपका CH4 दिया हुआ है। आप लोग एनसीईआरटी खोल लें और एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज है, यानी कि जो आपका मोल कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है, नंबर 1 जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर 11th पार्ट 1 में, क्लास 11 की बुक जो है पार्ट 1 बुक है उसके अंदर, तो उसमें नंबर 1 क्वेश्चन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग। तो नंबर 1 उसमें हमारे पास है कि एक तो हमको लिखा हुआ है H2O, तो H2O का अगर हमको करना है तो हाइड्रोजन का 1 होता है और 2 हाइड्रोजन है और आपका 16 नहीं होता, तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ऐसे हमारे पास जो दूसरा है वो हमारे पास है CO2। तो CO2 की अगर मैं बात करूं 12, तो होता है कार्बन का 16 इंटू 2, ये हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 44। ठीक है, ऐसे हमारे पास जो तीसरा है, तीसरा हमको दिया हुआ है CH4 मीथेन। तो CH4 में हमारे पास कार्बन का 12 होता है, 4 इंटू 1 ये, तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था, और ये किस में आएगा, ग्राम पर मोल में, ये भी ग्राम पर मोल में और ये भी ग्राम पर मोल में, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। ठीक है, ये रहेगा हमारा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको बोलते हैं 1.2। तो 1.2 में ये बोल रहा है कि कैलकुलेट द मास परसेंटेज, कैलकुलेट द मास परसेंट प्रेजेंट और सॉरी ऑफ डिफरेंट
different elements present in sodium sulfate Na2SO4। ठीक है, ये चीज है। तो यहां पे जो इसने बात कही है वो ये कही है कि जो आपके पास Na2SO4 है, जो Na2SO4 है, तो Na2SO4 में जो सोडियम है उसका अमाउंट निकालना है, जो सल्फर है उसका भी निकालना है, और जो ऑक्सीजन है उसका भी मास परसेंटेज निकालना है सबका, क्योंकि इसने क्या कहा, अलग अलग एलिमेंट का आपको निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसका मोलिकुलर फॉर्मूला हमको जो है मास निकालना पड़ेगा पूरे होल कंपाउंड का। तो हम बोलेंगे यहाँ पे मास ऑफ Na2SO4। तो हमारे पास दो तो सोडियम है, एक का होता है 23 और जो है सल्फर उसका होता है 32, और 16 इंटू 4 हमारे पास ये हो जाएगा। तो 46 प्लस 32 और यहाँ पे 64 ये रहेगा। तो इसको आप जोड़ लो, 6 और 4 10 और 2 12, ये आपका हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद आएगा 142, है ना। 2 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे 6 और 3 9 और एक 10 4 14 142 ग्राम ये रहेगा। अब इसमें हमको पहले निकालना है सोडियम का। तो मास बाई, पहले हमको निकालना है मास बाई मास परसेंट ऑफ सोडियम, सोडियम को निकालना है। तो देखो इसके अंदर जो सोडियम कितने हमारे 2 हैं, तो जितने एटम होंगे उससे उसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे यहाँ पे मास ऑफ सोडियम अपॉन टोटल मास, जो कि पिछला वाला फॉर्मूला हम कर रहे हैं यूज इनटू 100, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये वाला हम लोग कर रहे हैं सॉरी ये जो है ये वाला ये कर रहे हैं, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो बात वही है कि यहाँ पे हम लोग मास ऑफ सोडियम अपॉन टोटल मास हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो मास ऑफ जो सोडियम है हमारे पास एक एटम का होता है 23 और कितने एटम है 2 है, ओके, और जो है 142 हमारे पास सब है, तो हमारे पास ओवरऑल 100 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 46 अपॉन 142 इंटू 100। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका 32.4%। कितना आ जाएगा 32.4%। ये रहा हमारे पास जो सोडियम है उसका। सोडियम के बाद हमारे पास आता है सल्फर, क्योंकि सोडियम है, सोडियम के बाद क्या है सल्फर है, तो इसका हमको निकालना है। तो सोडियम के बाद जो वो है सल्फर, उसकी अगर मैं बात करूं तो मास बाई मास परसेंट ऑफ सल्फर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कि मास ऑफ सल्फर अपॉन टोटल मास इंटू 100। तो ये हो जाएगा, मास तो हमारा ये होगा कि जो है सल्फर इसका होता है 32 और टोटल है 142 इंटू 100। यहाँ से ये चीज हमको करना पड़ेगा, और जब आप इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22 के आसपास आएगा, 22% के आसपास आएगा। ठीक है, तीसरा हमको निकालना है ऑक्सीजन का। तो हम बोलेंगे वेट बाई वेट परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू, हम बोल देंगे यहाँ पे मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन टोटल मास इंटू 100। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, और कितने ऑक्सीजन है 4 है, ओके, ऑक्सीजन का 16 होता है और ऑक्सीजन कितने 4 है, ओके। टोटल मास हमारे पास कितना 142 है इंटू 100। तो इसको जब कैलकुलेट करने पर 64 अपॉन 142 इंटू 100, तो यहाँ पे हमारे पास ये होगा कि 45% आपका लगभग ही आ जाएगा, 45% के आसपास आएगा। ठीक है, आप अपने हिसाब से भी कैलकुलेट कर लेना। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2।
अब आगे हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर 1.3। तो इसको मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन को, और आप जो है इसको ट्राई करना है एक बार, जो वीडियो उसको रोक के उसके बाद मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1.3, तो 1.3 में क्या पूछा है, इसने पूछा है कि डिटरमाइन द एम्पेरिकल फॉर्मूला। अच्छा, यहाँ पे एम्पेरिकल फॉर्मूले की बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे डिटरमाइन, हालांकि ये चीज नहीं आएगा, लेकिन अब जब क्वेश्चन आ ही गया तो मैं इसको मैं करा रहा हूं। मैं डिटरमाइन द एम्पेरिकल फॉर्मूला determine the empirical formula of an oxide of iron which has 69.9% iron, 69.9% iron and 30.1% डाइऑक्सीजन, 30.1%, हाँ सही, 30.1% डाइऑक्सीजन, ये हमको दिया हुआ है बाय मास। तो हमको क्या करना होता है, तो थोड़ा सा मैं आपको एक चीज हिंट दूं कि आपको अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है तो एम्पेरिकल फॉर्मूला में जो भी कुछ दिया हो, अगर आपको मास दिया हो या परसेंटेज दिया हो, इसको पहले कन्वर्ट कर लो आप मोल में, मोल में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। मोल में कन्वर्ट करने के बाद आपको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर दो, उसके बाद उसको एक सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करो। सिंपल रेशियो का कंपेयर जो उसके एटम है उससे करो, तो आपका यहां से एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, ठीक है। एम्पेरिकल फॉर्मूला जब आपको मिल जाएगा तो उसके बाद अगर आपसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपसे पूछा जाएगा, तो दूसरे उसमें आपको क्या करना है, आपको यहां से निकालना है एन की वैल्यू। और एन वैल्यू का क्या मतलब होता है, एन का मतलब होता है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। यानी कि यहां से जो एम्पेरिकल फॉर्मूला हमको मिलेगा, ये जो एम्पेरिकल फॉर्मूला हमको मिला है, यहां से आपको जो करना है मॉलिक्यूलर मास निकालना है और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकालना है। इस एन वैल्यू का आपको क्या करना है, जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है उसके एम्पेरिकल फॉर्मूला की पावर जो एन होगी उसमें एन की वैल्यू रखनी है, तो आपको यहां से ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है ये इतना है कि हमको ये करना है, सॉरी ये नहीं करना बल्कि यहां से करना है, ये करना है ऊपर का। तो रिमाइंड द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड आयरन, जिसमें आयरन है 69.9% और ऑक्सीजन है, डाइऑक्सीजन हमारे पास वो कितना है 30.1% है। तो पहले हमको मोल निकालने हैं, ठीक है। तो मोल कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे कहेंगे मोल ऑफ आयरन, मोल ऑफ आयरन। तो मोल का जो होता है फॉर्मूला वो होता है मास अपॉन मोलिकुलर मास। तो जब बाय मास की बात कर रहा है, जब बाय मास बोल रहा है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो आयरन है वो 69.9 ग्राम होगा और जो डाई ऑक्सीजन है वो आपका 30.1 ग्राम रहेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे इसमें मास भी दिया हुआ है, मास ही होगा वो आपका। तो यहाँ पे हम बोल देंगे कि मास अपॉन एटॉमिक मास, होगा नहीं होगा। तो इसमें हमारे पास मास 69.9 अपॉन जो आयरन होता है, आयरन का हमारा रहेगा यहाँ पे 56, और जब इसको कैलकुलेट कर लोगे तो ऑलमोस्ट ये लगभग हमारा आ जाएगा 1.25 के आसपास आ जाएगा। इसके मोल ये आएगा 1.25। ऐसे हम बात करने वाले मोल ऑफ ऑक्सीजन, मोल ऑफ O2 डाई ऑक्सीजन। हम यहाँ पे O की बात नहीं कर रहे, O2 की बात कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने डाई ऑक्सीजन बोला है। डाई ऑक्सीजन का मतलब होता है O2, O2 मतलब डाई, ठीक है, ये चीज होती है।
तो यहाँ पे मास दिया हुआ है इसका 30.1% और ये होगा इसका 32। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास आएगा, नहीं एक मिनट, यहाँ पे अच्छा डाई ऑक्सीजन है, हाँ तो ठीक है, एक मिनट, आपको डाई ऑक्सीजन उसके अंदर दिया हुआ है, लेकिन जो आपको जो मास जो रखना है वो आपको ऑक्सीजन का ही रखना होगा यहाँ पे इजिकल्स टू, क्योंकि वो जो फॉर्मूला है वो उसके अंदर है, लेकिन यहाँ पे 16 आप रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब कैलकुलेट करने के बाद जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 1.88, ऑलमोस्ट 1.88, ये रहा। तो देखो यहाँ से हमारे मोल आ गए, जो मास दिया हुआ था किसी भी फॉर्म में हमको दिया हुआ था उससे हमने मोल निकाल दिया। अब इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि आयरन इज टू ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 1.25 और इज टू 1.88। अगर मुझे इसको सिंपलर रेशियो में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो अगर मैं इसको ऐसे कर लूं कि अगर इसको छोटी से छोटी जो वैल्यू उससे मैं डिवाइड कर दूं, ठीक है ना, तो क्या होगा कि इसमें से अगर मैं 2.5 जो है, सॉरी 1.25 से कर दूं इसको डिवाइड, या ऐसे मान लीजिए कि इसको अगर मैं सिंपल रेशियो में अपने आप से कन्वर्ट कर लूं, तो इसको मैं बोल दूंगा 1:2 और ये 1.8 को मैं मान लूंगा 1.5, इस तरह से मैंने मान लिया, ठीक है। अब इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए जो है मुझे, अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा हो जाएगा 2:3, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया हमने, एक जो है इसको 1.25 और 1.88 है, इसमें क्या किया हमने 1.25 में 25 हमने हटा दिया और ऑलमोस्ट इतने हमने यहाँ से हटाया ताकि हमको एक कंप्लीट नंबर यहाँ से मिल जाए, पॉइंट में हमारी वैल्यू ना आए। तो उस पॉइंट को हटाने के लिए हमने इसको ऐसा किया और इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो हमारे पास एक सिंपल रेशियो आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 2 तो आयरन के लिए है Fe2 और ऑक्सीजन के लिए हमारे पास क्या है 3 है। तो Fe2O3 क्या है हमारे पास, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है, यही हमारा आंसर रहेगा। इसको एक बार देख लो, ठीक है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, हम करते हैं यहाँ पे कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ 1.4, इसको आप क्या करें, छोड़ दो इसको, इतना हार्ड नहीं आएगा। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, 1.6 है उसकी बात करते हैं। तो कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर in a sample which has a density 1.4 ग्राम पर ml and the mass percent of nitric acid कितना है 69, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि ग्राम पर ml, ओके। तो इस क्वेश्चन को भी हम नहीं कर रहे क्योंकि थोड़ा सा ये हार्ड हो जाएगा, इतना हार्ड नहीं आएगा। हाँ, इसको हम करते हैं जो उससे अगला वाला है 1.7 वाला, कि हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, कितना कॉपर हमको मिलेगा 100 ग्राम जो कॉपर सल्फेट है उससे, ये हमको करना है। तो ये थोड़ा सा हार्ड तो रहेगा, लेकिन ये है कि ये इसके आने के चांसेस हैं, तो हम इसको हम कर रहे हैं, इतना भी हार्ड नहीं है। तो क्वेश्चन है कि हाउ मच कॉपर 1.7, how much copper can be obtained from 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। 100 ग्राम जो कॉपर सल्फेट है उसमें से हमको क्या है कि कितना कॉपर हम उसमें से निकाल सकते हैं, ये चीजें हमको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉपर सल्फेट है उसका हमको निकालना पड़ेगा मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास निकालने के बाद क्या है कि हमें चेक करना पड़ेगा उस मॉलिक्यूलर मास में, जो मास हमको मिलेगा उसमें कितना कॉपर प्रेजेंट है।
जब उसमें हमें कॉपर मिल जाएगा कि कितना कॉपर हो सकता है, तो हम वहीं से निकालेंगे कि 100 ग्राम में फिर कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो करना यही होगा कि आपको पहले मॉलिक्यूलर मास इसका निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या है, कॉपर सल्फेट है CuSO4। एक मिनट, हम बोलेंगे यहाँ पे मोलर मास ऑफ CuSO4 कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट का अगर मोलर मास मुझे निकालना है, तो कॉपर का हमारे पास जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 63.5। कितना होता है? 63.5। और जो सल्फर का होता है 32, और इसका होता है 4 × 16। तो यहां से इसको एडअप करने के बाद हमारे पास जो आएगा 159.5 ग्राम आ जाएगा। 159.5 ग्राम ये रहेगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब देखो क्या है कि हमारे पास जो कॉपर सल्फेट है CuSO4, अगर आप इसको आयनाइज करना चाहेंगे तो आयनाइज अगर जब करेंगे तो क्या बनेगा? Cu2+ और आपका SO4 2-। ये होगा या नहीं होगा? तो यहां से आपको एक बात मालूम चलेगी कि 1 मोल कॉपर से, कॉपर सल्फेट से 1 मोल कॉपर मिल रहा है। चूंकि हम यहां से लिखेंगे कि चूंकि 1 मोल, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोई नंबर नहीं है तो हम यहाँ पे मान सकते हैं यहाँ भी 1 है और यहाँ भी हमारा 1 है ना? होगा नहीं होगा? कि आपको किसी भी नंबर को किसी भी वैल्यू के 1 से करो तो मल्टीप्लाई कोई भी चेंज नहीं आता, इसलिए 1 को हम लिखते नहीं है। तो हम बोलेंगे 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट कंटेन कितना? 1 मोल ऑफ कॉपर, ये हो जाएगा। इसलिए अब हमारे पास इतने ग्राम है, 159.5 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट कंटेन 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर, ये रहेगा 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर हमारे पास ये रहेगा इस तरह से। ठीक है, इसलिए अगर इतने ग्राम में इतना है, यानी कि 159.5 ग्राम में 63.5 ग्राम है, तो आप मुझे बताएं कि 1 ग्राम में कितना होगा? 1 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट कंटेन 63.5 अपॉन 159.5 ग्राम ऑफ कॉपर, इतने ग्राम होगा। ठीक है, अब 1 ग्राम में अगर इतना है तो 100 ग्राम में कितना होगा वो हम यहां से निकाल लेंगे। तो इसीलिए 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट कंटेन 63.5 159.5 into 100 ग्राम ऑफ कॉपर, इतना कॉपर हमारे पास प्रेजेंट होगा 100 ग्राम में। तो ये आ जाएगा हमारे पास 39.81 ग्राम। 39.81 ग्राम ये हमारे पास इसका आंसर आएगा ऑफ कॉपर। इतना कॉपर इसके अंदर होगा। तो एक बार देख लो, उसके बाद मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो इसमें कहा है कि जो 100 ग्राम कॉपर है उनके पास, 100 ग्राम कॉपर में से पूछा गया कि कितने ग्राम 100 ग्राम कॉपर सल्फेट है, उस कॉपर सल्फेट में कितने ग्राम कॉपर होगा ये हमसे पूछा गया है। तो हमने क्या किया कि पहले इसका निकाला मॉलिक्यूलर मास। ओके, तो सबसे पहले हमने निकाला इसका मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास आया हमारे पास 159.5 ग्राम। तो अब हम इसको अगर आयनाइज करेंगे तो जो कॉपर सल्फेट है, उस कॉपर सल्फेट में कॉपर हमारे पास कितना होगा? जितने मोल हमारे पास कॉपर सल्फेट के होंगे उतने ही मोल क्या होंगे जो कॉपर है हमारा उसके होंगे। ठीक है, तो अब 1 मोल कॉपर सल्फेट है तो 1 मोल ही क्या होगा? उसके अंदर कॉपर होगा, जो कि हमको यहाँ से मालूम चल रहा है। ठीक है, इसका कंपेयर इससे नहीं करना। अगर आपसे पूछता कि सोडियम कितने होंगे Na2SO4 में, तो मैं आपको बोल दूं कि आपको जब इसको आयनाइज करोगे तो 2Na पॉजिटिव और आपका SO4 2- यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मोल सोडियम सल्फेट के अंदर 2 मोल सोडियम आयन होंगे, 2 मोल सोडियम होंगे। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे 2 है ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पे कॉपर 1 है तो यहाँ भी 1 है, तो इसलिए 1 मोल हो जाएगा। ओके, तो 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट कंटेन 1 मोल ऑफ कॉपर। ओके, इसलिए 159.5 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट कंटेन 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर, ये हमारा होगा।
63.5 ग्राम ऑफ कॉपर। इसीलिए 1 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट 1 ग्राम के अंदर कितना होगा, इतना हो जाएगा। ओके, और 100 ग्राम में कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 39.81 ग्राम ऑफ कॉपर हमारे पास आ जाएगा, ऑलमोस्ट 40 ग्राम हमारा आ जाएगा। ये चीजें होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, बहुत इजी है, ये वाला पूछ सकते हैं, बीएससी में इतने हार्ड नहीं आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक और एंट्रेंस, आपका जो एमयू का एंट्रेंस है उसमें इतने हार्ड नहीं आते। बस आपको ध्यान रखना कि एमयू के किसी भी एग्जाम में एनसीईआरटी से ही आता है, तो आपको जो आपका जो फोकस होना चाहिए, मेन फोकस, वो एनसीईआरटी ही होनी चाहिए। तो आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स करने हैं, इन टेक्स्ट करने हैं और एक्सरसाइज करनी है। बस ये आपने कर लिया तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि एमयू जो है बाहर का नहीं पूछता है, एमयू एनसीईआरटी का ही पूछता है। उसके लिए आपको पीवाईक्यू आप लगाएं उसके। चलिए, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि इन 3 मोल ऑफ इथेन कैलकुलेट द फॉलोइंग। तो 1.10 है, 1.110 की मैं कर रहा हूँ बात, वो मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि उतना लंबे जो क्वेश्चन है वो नहीं आएंगे। वो जो क्वेश्चन देंगे एमयू वाले इतना देते हैं कि आपको 1 मिनट के अंदर अंदर वो क्वेश्चन हो जाए, इस तरह से देंगे। तो ना कैलकुलेशन इतनी लंबी चौड़ी आती है, ना ही क्वेश्चन आपका ऐसा आता है। एक लाइन वाले होते हैं क्वेश्चन, एक लाइन होती है, 1.5 होती है, 2 होती है लाइन। ठीक है, बस यही होता है। तो इन 3 मोल ऑफ इथेन, तो हम बोलेंगे इन 3 मोल ऑफ इथेन, कह रहा है कि कैलकुलेट द फॉलोइंग। कैलकुलेट द फॉलोइंग, हमें फॉलोइंग को नंबर वन है नंबर ऑफ मोल ऑफ कॉपर कार्बन एटम। तो पहला हमारे पास है नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, दूसरा हमको निकालना है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तीसरा हमारे पास आता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ इथेन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ इथेन, ये होता है हमारा। ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ इथेन। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेन हमको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सॉरी क्या पूछा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। हाँ, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपको करना है सब। देखो हमारे पास जो इथेन होता है, इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। C2H6। ठीक है, अभी जो C2H6 है, इसमें क्या है, 2 तो कार्बन है और यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है नहीं? तो मैं बोल सकता हूं कि चूंकि इन 1 molecule ऑफ इथेन क्या क्या है, 2 कार्बन एटम और क्या है आपके पास 6 हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ये चीज है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, जो कहा है उन्होंने नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन एटम। तो अगर एक मॉलिक्यूल में इतने हैं, या अगर मैं इसको मॉलिक्यूल ना बोल दूं, मैं अगर बोल दूं इसको ऐसे करके, आपकी आसानी के लिए मैं यहां पे बोल रहा हूं मोल। इन 1 मोल, यहां पे बोल दिया मैंने 1। ओके, यहां पे भी मैं इसको ठीक कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से। तो 2 मोल ऑफ कार्बन और यहां पे आ जाएगा आपका 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन। आई होप इतनी कहानी आपको सामने होगी कि आपके पास अगर एक मॉलिक्यूल, 1 मोल हमारे पास C2H6 है, तो उसमें जो है 2 मोल हमारे पास रहेंगे कार्बन और 6 मोल रहेंगे हमारे पास हाइड्रोजन। तो 1 मोल के अंदर, अब जब 1 मोल में इतना है तो हमारे पास 3 मोल ऑफ इथेन है। तो इन 3 मोल ऑफ इथेन, इस 3 मोल में हमारे पास नंबर ऑफ, जो कार्बन पूछे, नंबर ऑफ मोल ऑफ
कार्बन हम कितने होंगे, तो देखो जब एक मोल में हमारे पास 2 है तो 3 में कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 2 मोल ऑफ कार्बन, यानी कि 6 मोल ऑफ कार्बन, ये हमारा रहेगा इस तरह से। ठीक है, अब ऐसे हम बात करते हैं दूसरे की। जो दूसरा है तो अगेन, अब जब एक मोल में हमारे पास 6 हाइड्रोजन है, चूंकि इसको मैं कर रहा हूं यहां पे, चूंकि 1 मोल ऑफ इथेन कंटेन 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन, इसलिए 3 मोल ऑफ इथेन, इस 3 मोल इथेन के अंदर कितना होंगे, 3 इंटू 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि 18 मोल ऑफ हाइड्रोजन होंगे। कितने होंगे यहाँ पे, 18 मोल होंगे। ओके, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ इथेन हमको निकाल, अब हमारा जो तीसरा पार्ट है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए हमको कोई भी चीज दी होती है उसको मोल में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी 3 मोल दिए हुए हैं, 3 मोल इथेन के दिए हुए हैं, तो इसमें सीधा सीधा हम वाला जो है मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रो नंबर वाला जब फॉर्मूला लगाएंगे उसमें वैल्यू हमको रखनी है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो मोल वाला जो फॉर्मूला है, मोल इज इक्वल टू क्या होता है, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर। तो हम बोलेंगे नंबर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो यहां पे हमको जो मोल दिए हुए वो दिए हुए 3 इंटू एवोगैड्रो नंबर की अगर मैं बात करूं तो एवोगैड्रो नंबर हमारा 6.022 इंटू 10⁻23 ये रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 0 और 3 छंग 18, 18 इंटू 10⁻23, ये हमारे पास मोलिक्यूल आ जाएंगे। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बस इसको समझो। इसने क्या बोला है, इसको पहले आप एक बार अच्छे से देख लो। तो देखो सुनो, इसने जो बोला है उस चीज को समझो। इसने कहा है कि हमारे पास 3 मोल इथेन है। ठीक है, इसने कहा है कि 3 मोल इथेन है और इसके अंदर हमको नंबर ऑफ कार्बन मोल निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन निकालने हैं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ इथेन निकालने हैं। तो इथेन में अगर हम देखेंगे तो एक इथेन के मॉलिक्यूल में 2 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं, जो कि फॉर्मूले से हमको मालूम हो रहा है। तो उसको हम ऐसे भी बोल देंगे 1 मोल ऑफ इथेन कंटेन 2 मोल ऑफ कार्बन और 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, वहां पे जो है मोल वर्ड हम करने वाले हैं यूज। तो जब एक मोल में इतना इतना होता है, तो अगर मैं पूछूं कि 3 मोल में कितना होगा, तो 3 मोल ऑफ इथेन इज इक्वल टू, यानी कि 3 मोल ऑफ इथेन कंटेन, जब एक मोल में 2 मोल कार्बन है, जब 1 मोल में 2 मोल कार्बन है, तो 3 मोल में हाँ कितना हो जाएंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी इस वाले में 2 मोल ऑफ कार्बन, तो कितना आ जाएगा, 6 मोल ऑफ कार्बन हो जाएगा। इसीलिए इसी तरह से अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि यहाँ पे 1 मोल ऑफ इथेन में 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे जो है 3 मोल ऑफ इथेन में हमारे पास 3 इंटू 6 18 मोल ऑफ हाइड्रोजन हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जितने मोल होंगे उससे क्या हो जाएगी, उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। उसके बाद हमसे मोल नहीं पूछ के क्या पूछा, उसने मॉलिक्यूल पूछा है। जब उसने मॉलिक्यूल पूछ दिया तो यहाँ पे अब जो है हमको एवोगैड्रो नंबर से, यहाँ पे जो है एवोगैड्रो नंबर से हमको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जो कि हमने यहाँ पे की हुई है। तो हमारा कितना है 18.066 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल हमारे आ जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन है 1.11, इसको करते हैं। तो ये हालांकि ये वाले क्वेश्चन जो हैं, जो 1.11 वाले हैं, इसका मैंने फॉर्मूला लिखवाया नहीं है, वो इस वजह से क्योंकि क्लास 12th में सॉल्यूशन नाम से चैप्टर है, उसके अंदर हमको इसको अच्छे से करने हैं, इस वजह से मैंने यहाँ इसको कराया नहीं है। लेकिन अब जब आ गया है तो सामने एक बार मैं करा रहा हूँ उसको। ठीक है, तो हमारे पास है 1.11। तो 1.11 में इसने क्या पूछा है, इसने कहा है व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, व्हाट इज द
कंसंट्रेशन ऑफ शुगर जिसका फॉर्मूला C12H22O11, C12H22O11, ठीक है, ये हो जाएगा, यहाँ पे ये रहेगा C12 रहेगा, ठीक है, C इन मोल पर लीटर, इन मोल पर लीटर, if it's 20 gram, if it's 20 gram are dissolved in enough water, in enough water to make a final solution of 2 लीटर, 2 लीटर का फाइनल सॉल्यूशन आपको तैयार करना है। तो जब 2 लीटर का जो फाइनल सॉल्यूशन तैयार करना है तो उसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी ये हमको पता लगाना है। तो यहाँ पे जब कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोल पर लीटर, यानी कि यहाँ पे मोलैरिटी की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास जो कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन का मतलब होगा मोलैरिटी, और मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? कैपिटल एम से, ये रहेगा। और जो मोलैरिटी है वो जब कैपिटल एम में होगी तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये रहेगा इन लीटर, ये हमारे पास होता है। तो वॉल्यूम तो हमको दिया हुआ है, 2 लीटर, ये ऑलरेडी हमको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे मोल निकालने हैं, तो मोल ऑफ सोल्यूट, और यहाँ पे जो सोल्यूट है वो क्या है हमारे पास? सोल्यूट है शुगर, ठीक है। तो सोल्यूट हम कहेंगे मास ऑफ सोल्यूट या मास ऑफ सोल्यूट, और सोल्यूट के बारे में क्या है? शुगर है, ये होगा हमारे पास C12H22O11, ठीक है, ये हो जाएगा। इसका क्या है? आपको मोलिकुलर मास निकालना है, 12 × 12 और प्लस 22 × 1 और आपका 11 × 16, ये हो जाएगा। और जब इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 342 ग्राम, सॉरी यहाँ पे हम लिखेंगे मोलर मास ना, मोलर मास, तो आ जाएगा 342 ग्राम पर ml। और मास हमको दिया हुआ है मास ऑफ शुगर, जो इन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 20 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें अब हमको निकालना मोल ऑफ सोल्यूट। तो मोल ऑफ सोल्यूट होता है मास अपॉन मोलर मास। तो मास है हमारे पास 20 ग्राम और मोलिकुलर मास है 342, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या है कि यहां से जो मोलैरिटी हमारी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? यहां पे जब इस फॉर्मूले में हम जब रखेंगे तो मोल्स ऑफ सोल्यूट है 20 अपॉन 342 और अपॉन 2, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा 20 अपॉन 342 इंटू 2। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी कि 0.02925 और किस में आएगी? ये मोल है, ऊपर क्या रखा होता है? मोल, और नीचे है वॉल्यूम, तो मोल पर लीटर, जो इन्होंने यहां भी कहा है तो हम बोलेंगे ये आ जाएगी मोल पर लीटर। इस मोल पर लीटर को कभी कभी हम क्या बोल देते हैं? मोलर भी बोल देते हैं, मोलर, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना, जिसको कैपिटल एम से शो करते हैं। तो ये इस तरह का क्वेश्चन था जिसमें आपको वैल्यू रख करके आंसर कैलकुलेट करना था। इसको एक बार और चेक कर लो, देख लो, और आज ही हमारा जो है चैप्टर ये वाला हमारा खत्म हो जाएगा।
कल से हमारा चैप्टर होगा वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम होगा, क्योंकि ये वाला चैप्टर है ये बहुत ही ज्यादा है, लेकिन इसमें से कुछ ही क्वेश्चंस आते हैं, एक आध ही आता है, लेकिन इसकी इनडायरेक्ट एप्लीकेशन जो आती है जितने भी चैप्टर हैं हमारे उसके अंदर आते हैं। तो जो मेन जो चैप्टर हमारा होगा वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम होगा, उसके अंदर हमको करने होंगे। तो इसमें जितने पॉसिबल वो थे क्वेश्चन मैंने करा दिए। अब बाकी की जो एक्सरसाइज है बची वो आप लोग खुद से ट्राई करना, और जो नहीं होता वो मुझसे बाद में आप पूछ लेना। तो यहाँ पर है कि एक बार व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, हमको शुगर की कंसंट्रेशन निकालनी है। कंसंट्रेशन का मतलब यह है कि मोल, यानी कि आपको मोल पर लीटर में उसका अमाउंट हमको निकालना है कि 1 लीटर यानी कि 2 लीटर में हमारा कितना हो जाएगा जब फाइनल सॉल्यूशन हमारा 2 लीटर बन के आएगा। उसमें जब हम 20 ग्राम 20 ग्राम शुगर को डिसॉल्व कर रहे होंगे तो क्या है कि जो मोलैरिटी है, मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये आपको ध्यान में रखना है। तो मोल ऑफ जो सोल्यूट पहले हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा। तो पहले हम निकालेंगे मोलर मास ऑफ शुगर। तो जो शुगर है उसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आएगा 342। ठीक है, ये रहेगा। और इसमें मास ऑफ शुगर जो कि हमको ऑलरेडी दिया हुआ है वो हमको ये दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे हमारे पास मोल्स ऑफ जो शुगर है मास अपॉन मोलिकुलर मास हो जाएगा। तो मास हमको दिया हुआ है 20 ग्राम। ओके, और यहाँ पे क्या है कि आपका जो मोलिकुलर मास हमने क्या कैलकुलेट हुआ है 342। ओके, तो आप चाहो तो इसको भी कैलकुलेट कर सकते हो या सीधा सीधा रख करके निकाल भी सकते हो, क्योंकि यहाँ से 2 से 2 हमारा जाएगा तो यहाँ बच जाएगा ऊपर 10, तो और हमें कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो जब इसको कैलकुलेट कर लोगे तो हमारे पास 0.02925 मोल पर लीटर जो है इसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी। ओके, ठीक है, ये रहे हमारे क्वेश्चन आज के। अब हमारा जो चैप्टर होगा अगला वो होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो हमारा कल से स्टार्ट होने वाला है। ओके, बाकी के जो क्वेश्चन है वो आपको करने हैं। जो इंपॉर्टेंट थे क्वेश्चन वो मैंने यहाँ पे करा है, जो मुझे आसान लगे और इंपॉर्टेंट लगे। ठीक है, चलिए आज के लिए काफी है, फिर अल्लाह हाफिज।